Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discussion about our continuously which are we are starting solar system. हम एस्ट्रोनॉमी हमने शुरू कर लिया था ज्योग्राफी में और उसमें भी हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे. सोलर सिस्टम में हमने पिछले दिनों में जो सीरीज़ थी पूरी सन की जो फैमिली थी पूरी, जिसे मैं भी मैथसन पढ़ा था, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, एस्ट्रोइडल बेल्ट, पूरा हमने उसका पढ़ा था. और उससे पिछले लेक्चर्स में हमने पूरा बिग बैंग पढ़ा था, ठीक है नहीं, उसमें हमने पूरा बिग बैंग पढ़ा था. जो आज सोलर सिस्टम में हम अपने सोलर सिस्टम के पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ. सोलर सिस्टम में हमारे क्या क्या आता है? सन, सूरज, प्लैनेट, सातों आठों प्लैनेट और एस्ट्रॉइड, ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं. कॉमेट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं सोलर सिस्टम में. और उस सोलर सिस्टम में जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लिए तो उसमें हम आज सूरज को लेंगे, सूरज को पढ़ेंगे, सन को पढ़ेंगे. आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ना सोलर सिस्टम में, हम अर्थ के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे, हम जुपिटर के बारे में नहीं बात कर रहे, हम मार्स के बारे में बात नहीं कर रहे, और ना आज हम कोई गैलेक्सी पढ़ रहे जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था. गैलेक्सीज है भाई, अब फोकस, ना गैलेक्सीज के बारे में पढ़ने के, ना यूनिवर्स के, ना मल्टीवर्स के, ना बिग बैंग के. बस आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सूरज, सन. और सन क्या है? ये सबसे हमारे करीबी तारा है. मिल्की वे में भी सबसे करीबी तारा है और इसकी जो फैमिली है पूरी, वो जो प्लैनेट्स हैं वो है. तो हम आज सन को पढ़ेंगे. तो सन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आज हम उसको देखेंगे कि इस तारे के अंदर क्या क्या मटेरियल है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे हम, इसके अंदर होता क्या क्या है सूरज के अंदर. और इस सूरज के अंदर ये पूरी डिस्कशन हम पढ़ने के बाद में तब मालूम पड़ेगा. तो सूरज में एक पहली चीज़ क्या होती है, अंदरूनी जो होती है ना, वो होती कोर, अंदर का जो हिस्सा होता है. जैसे सपोज दैट एक कोई बॉल है और वो बॉल खोखली नहीं हो, वो बॉल खोखली नहीं हो, ठोस हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का बीच में से अगर आप फाड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं तो एक सेंटर होगा, उसको बोलते हैं कोर. जैसे फुटबॉल है, वो तो खोखली है अंदर से, वो तो खाली ऊपर का खांचा है, दैट इज ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर. अब मैं कहता हूँ कोई एक ऐसी बॉल है कि उसके अंदर कोई लोहे का बहुत मोटा अंटा है, ठीक है नहीं, उसके अंदर पूरा डेंस है, वो पूरा भरा हुआ, उसका घनत्व पूरा है, उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर का जो बीच का जो बिल्कुल सेंटर होगा उसके अंदर का, वो क्या कहलाता है? कोर. तो ऐसी सूरज का एक तो अंदर का जो सिस्टम है ना, उसे क्या कहेंगे हम? कोर कहेंगे. जैसे कि हम इसको इस तरीके से दर्शा लेते हैं. जैसे मान लो ये था सूरज है, ये बीच में जो है इसका कोर है. एग्जाम्पल से क्लियर है. हम काय की बात कर रहे हैं आज? ओनली सन की, सूरज की, जिसको सोलर भी बोलते हैं. सोलर सिस्टम यानी इसका पूरा सिस्टम. पृथ्वी भी एक इसका पार्ट है भाई. सूरज के इर्द गिर्द तो रोटेट करती है पृथ्वी, जुपिटर, नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स इसी के रोटेट करते हैं. ऐसे जो ना कितने मिलियन ट्रिलियन तारे हैं, करोड़ों अरबों यूनिवर्स में नहीं, खाली गैलेक्सीज में, और करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं पूरे एक यूनिवर्स में, और करोड़ों अरबों यूनिवर्स है मल्टीवर्स में. और उसके अलावा भी जना कितना होगा, ये तो पहले आसमान की बात बताते हैं. अल्लाह कुरान में कहता है ना, सित्ततिल अय्याम माफिस समावाति व माफिल अर्द, कि हमने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया. तो कितना बिलियन ट्रिलियन का टाइम लगाया अल्लाह ताला ने इसको पैदा करने में. वो हमारे लिए तो 6 दिन नहीं है, वो रब के हिसाब से है, जब टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा. तो ये पहले आसमान की कहानी मैंने आपको बताई थी, जो अभी पिछले दिनों में मैंने बिग बैंग बताई थी, सुपरनोवा, ये सारी चीज़ें, कि बहुत सारे मल्टीवर्स होते हैं, बहुत सारा एक उसमें से एक यूनिवर्स है, यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज हैं, करोड़ों में से एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे में भी करोड़ों तारे हैं, उन करोड़ों अरबों तारों में एक सूरज हमारा करीबी तारा है, और उसके ये बहन भाई हैं, जुपिटर, नेपच्यून, पृथ्वी, मार्स, ये सब. यहाँ तक तो कहानी फिल्म समझ में आई हुई थी ना सब. देखो बिना रजिस्टर की क्लास है, पिक्चोरियल फॉर्म में समझ में आनी चाहिए, ऑरली समझ में आनी चाहिए. जैसे हम पॉलिटिशियंस का भाषण सुनते हैं ना, फौरन हमें सारी चीज़ें समझ में आती है, वहाँ की बात यह चल रही थी यहाँ. तो एक तरीके से इसको ना आप नॉर्मली फिनोमिना समझ के समझो, मतलब एक डिसिप्लिन मैनेज रखो क्लास का, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ऑरली में कोई बात कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है नहीं. तो मैं एक बार आपसे रिवाइज कर लूँ. सबसे पहले क्या, डस्ट पार्टिकल और गैस था, मिलकर के जब अल्लाह का हुक्म नेबुला बन गया, नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ,
हाइड्रोजन से हीलियम बना, दैट्स वेरी गुड। और उसके बाद में सुपरनोवा हुआ, ब्लास्ट हुआ, अरबों खरबों यूनिवर्स बने, हाँ मल्टीवर्स बने, अरबों खरबों यूनिवर्स। उसमें से इतने बहुत से यूनिवर्स का हम पे किसी पे कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पहले हबल टेलीस्कोप था, उसने जहां तक बताया। आज के ज़माने में जदीद टेलीस्कोप जो है, जो हमें बाहर की कहानी बता रहा है पृथ्वी के बाहर की, वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसने यूनिवर्स को अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, बहुत अच्छे से बताया है। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ना है ना, तो सारी चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि बात यहाँ की दुनिया की चल ही नहीं रही है, आजू बाजू की भी नहीं चल रही भाई, बहुत ऊपर की चल रही है बात, ठीक है। तो अब हमने इसमें ये सारी चीज़ देख लिया। अब अल्लाह ताला कहता है कि क्या हमने आसमान को तलव पर बनाया। सूरह मुल्क में एक आयत है कि हमने आसमान को तह बते बनाया है। तो यानी हदीस शरीफ में आता है कि पहला आसमान ऐसा है, यानी ये पूरा सिस्टम जो मैंने अब तक समझाया है, पहला आसमान ऐसा है जैसे किसी रेगिस्तान में एक अंगूठी पड़ी है, एक रेत का कण पड़ा है, पूरा ये पूरा सिस्टम। और दूसरा आसमान ऐसा है कि एक बहुत बड़े समंदर में जैसे एक तिनका पड़ा हो, जैसे पहला आसमान है, ये सारा चीज नेब्यूला पेबुला बिग बैंग करोड़ों यूनिवर्स सब इसमें है, ये वो खाली इतना सा अंगूठा। और ये पहला आसमान ऐसा है दूसरे आसमान के कंपैरिजन में, जैसे एक बड़े रेगिस्तान में, डिजर्ट में एक नग पड़ा हो बस। और दूसरा भी तीसरे के लिए ऐसा है, तीसरे के लिए चौथा ऐसा है, चौथे के लिए पांचवा ऐसा है, पांचवे के लिए छठा, छठा का सातवां। हालांकि इसको साइंस ने भी एक्सप्लोर नहीं किया है, इसका कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है। साइंस इसके बारे में क्या कहती है, दैट इज एम्बिगुअस। आपने वोकैबुलरी पढ़ी होगी, एम्बिगुअस कहते हैं इट कैन बी इट नॉट, मतलब ये हो भी सकता है ना भी, लेकिन वी हैव फेथ, हमारा इस पर ईमान है। तो क्योंकि हम गैब की बातों पर ईमान लाते हैं, क्योंकि साइंस पहले बहुत सारी बातें कहती थी कि जैसे पृथ्वी रोटेट नहीं करती, लेकिन करती है। पहले कहती थी पृथ्वी जो है वो गोल है, हम 7वीं 8वीं क्लास तक ये पढ़ गया, द अर्थ इज राउंड शेप, पृथ्वी गोलाकार की है, हम ये पढ़ते थे। कुरान कहता था वह दहाहा, अंडे शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के एग की तरह है, लेकिन बाद में थ्योरी चेंज हुई कि हाँ भाई ऑस्ट्रिच का एग की अगर शेप दिखाया जाए उबड़ खाबड़ तो जियोड शेप निकलती है, जियोड शेप वही होती है, तो वही कुरान के हिसाब से फिर फिट बैठी वो बात। तो ये सारी चीज़ें एम्बिगुअस हैं अभी साइंस के लिए। लेकिन अब ये मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, ये पहला आसमान दूसरा आसमान के लिए इतना बड़ा, दूसरा तीसरे के लिए इतना बड़ा। अब एक टाइम ये था कि सोलर जो है, कुरान ने पहले ही बता दिया था कि चांद का अपना पर्सनल रोशनी नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो सूरज की लाइट है जो चमकता है हमें। साइंस पहले नहीं मानता था इस बात को, लेकिन कुरान में ये 1444 ईयर्स एगो बताया गया था, लेकिन आज मानना पड़ रहा है कि द मून हैज़ द बोरो द लाइट्स फ्रॉम द सन, सूरज से उधार लेता है और फिर जब रात को शाइन करता है। ऐसी सूरज के बारे में भी एक थ्योरी थी, सूरज के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी कि सूरज रोटेट नहीं करता और ये नहीं घूमता, ये एक ही जगह है जैसे। तो आज कुरान ने पहले ही बताया है, सूरह यासीन के अंदर आखिरी आयतों में है कि हमने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और सूरज और चांद को हमने बनाया, और ये हमने ऐसा गणित ठहराया कि एक दूसरे को ये कभी पकड़ नहीं सकते, ना सूरज की ऐसी मजाल कि चांद तक जा पकड़े और चांद की ना मजाल ना सूरज को आप पकड़े, मगर जब तुम्हारा रब का हुक्म आएगा तब मिल जाएगा। तो ये कुरान में सब एक्सप्लेनेशंस है। मैं विद द एविडेंस, अब अगर आपको चाहिए तो मैं चैप्टर नंबर, वर्ड्स नंबर्स आपको प्रोवाइडेड करा दूंगा। तो अब हम बात कर रहे थे सन की। तो ऐसे 7 आसमान के बाद में कहीं जा करके सिदरतुल मुंतहा है, फिर अल्लाह का अर्श है। तो ये अल्लाह अकबर है, हमें गलत डिफाइन किया जाता है, ठीक है नहीं। तो ये सारी चीजें क्या सिस्टम है। तो इसमें पहली चीज क्या है, सूरज को पढ़ रहे हैं हम खाली। अब कितनी छोटी चीज को पढ़ रहे हैं हम, फिर उसमें भी सूरज से कितना करोड़ गुना छोटा है अर्थ, पृथ्वी, उसमें भी कितने कंटिनेंट्स हैं, कितने कंटिनेंट्स में भी जाकर के, जैसे कंटिनेंट्स है कनाडा, अमेरिका, यूरोप, एशिया और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कितने कंटिनेंट है, कंटिनेंट में भी कितने छोटे छोटे देश हैं, और देश में भी छोटे छोटे शहर हैं,
उन शहर के भी छोटे छोटे विलेजेस में, उन मोहल्लों में, और उस जगह लेकर के हम बहुत बड़े दावे करते हैं, मगरूर बनते हैं। तो हमारी हैसियत क्या है? तो एस्ट्रोनॉमी खाली अल्लाह ताला जब भी तो कहता है कुरान में कि आप गौर नहीं करते कि हमने तुमको हकीर पानी के कतरे से बनाया, क्यों उकड़ के चलते हो? क्या मामला है? क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या तुमने कौन से मुआहदे कर लिए? क्या तुम्हें हमारे पास लौट कर नहीं आना है? तो वो ये सारी चीज़ें, एस्ट्रोनॉमी मतलब ईमान रिफ्रेश, अगर पढ़ने का वे होना चाहिए। मैं इसको लिटरली मैनुअली पढ़ सकता हूँ। मकसद हमारा इसको पढ़ने का ये है कि इसको पढ़ने से हमें सवाब भी मिले, हमारा ईमान भी मजबूत हो। क्लासेस बहुत सारी होती है ज्योग्राफी की, एज पर यूपीएससी एस्पिरेंट आप जैसे पढ़ेंगे मैं उस हिसाब से भी पढ़ा सकता हूँ, बहुत सारा नॉलेज आपको फ्लो करा दूंगा। लेकिन मकसूद यहाँ पर इन सब चीज़ों को रटने का नहीं है। हाँ, बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, कोई साइंटिफिक एविडेंस भी होना चाहिए, आपके कुरान ने क्या कहा, कुछ आपको सिमिलरिटीज होनी चाहिए। साइंस एविडेंस कलेक्ट करने का नाम है, और इस्लाम गैब पर ईमान लाने का नाम है। अल्लाह को हमने नहीं देखा तब भी हमारा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, अब हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा फिर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मुफ्ती साहब ने ज़्यादा टाइम ले लिया। तो हमने कोर को समझा। ये सन अंदर का जो अंटा है, यानी अंदर का जो मिड सेंटर है, उसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं। और कोर से थोड़ा सा बाहर को आएंगे, जब एक लेयर दूसरी उसके ऊपर, अंटे के ऊपर एक लेयर और होगी, तो उसको क्या कहेंगे? रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, ठीक है। रेडिएटिव जोन ये वो जोन है जिसमें से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन समझ क्या होता है? किरणें तो पूरा ही, किरणें तो निकलेंगी, वो हर जगह से निकलेंगी। रेडिएशन होता है जैसे अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, एक्स रेस। आप एक्सरे कराते हैं, खड़क देनी फोटो मारता है, आपका जो हड्डी वड्डी सब दिखा देता है, आर पार हो जाता है गोश्त वोश्त के सब चीज़ के, वो एक्स रेज होती हैं। गामा रेज अलग होती हैं, गामा रेज से आपकी चमड़ी पे पड़ जाएगा, फौरन कैंसर हो जाएगा। बीटा अलग अलग होती हैं रेज। रेज मतलब किरणें, एक तरीके की किरणें। किरणों में अल्फा रेज भी होती हैं, बीटा रेज भी होती हैं, गामा रेज भी होती हैं, एक्स रेज भी होती हैं। एक्स रेज की टेक्नोलॉजी यूज करके ही एक्सरे निकाला जाता है, ठीक है, नहीं, एक्सरे निकाला जाता है। तो ये कौन सा जोन है? रेडिएटिव जोन, जिसमें ये सारा रेडिएशन है। आपने सुना होगा बहुत ज्यादा सूरज में मत बैठ भाई, और अक्सर कैंसर हो जाता है जहां पर रेडिएटिव जोन वाला सिस्टम होता है। हमारे ना धरती के ऊपर एक लेयर है, ओजोन लेयर, जिसको O3 बोलते हैं, ओजोन लेयर। जो सूरज की किरणें आती है ना हम पे, फिल्टर होकर के आती हैं, फिल्टर होकर के आती हैं। और जब फिल्टर होकर के आती है ना, तो ये रेडिएटिव जोन से जो अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्स, वो सब वहीं रुक जाती हैं। और जो है ना, हमें बढ़िया धूप मिलती है, विटामिन डी वाली, एकदम टेंशन फ्री। खूब कैल्सीफेरोल का सैचुरेट लेने की ज़रूरत नहीं है विटामिन डी बढ़ाने के लिए। अपना धूप में बैठो, अपना बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पृथ्वी, जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और ये यहाँ पे अर्थ में हमारे ओजोन लेयर है, जैसे नीचे को ओजोन लेयर है, बादलों में होते हैं ना, बादलों में O3 बोलते हैं इसको, ओजोन को। तो ये बचा करके रखता है। ओजोन की बहुत बड़ी लेयर है, चादर पूरी पृथ्वी के ऊपर। अब वो उसके अंदर अगर पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, और ग्रीन हाउसेस गैसेस होती हैं, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, एस्ट्रेडिन, ये गैसेस, बम पटाखे वाले पॉल्यूशंस, फैक्ट्रीज से निकलने वाले धुएं, ये सब इसको जो है ना पॉल्यूशन से खराब कर रहा है। और क्लोरीन तो बहुत ज़्यादा इतनी खतरनाक गैस है, वो इतने बड़े बड़े छेद कर देती है इसमें। जहाँ ज़्यादा छेद हो जाता है ना ओजोन की लेयर में, वहाँ पे सूरज की खतरनाक रेडिएशंस आती हैं, और इंसानों को कैंसर हो रहा है, डर्मेटाइटिस हो रहा है, सोरियासिस हो रहा है, ठीक है, और उसके अलावा स्किन कैंसर हो रहा है, बहुत सारे कैंसर। क्या? अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स की ग्रोथ हो जाना, जिनकी बॉडी में जरूरत भी नहीं है वाले सेल्स पैदा हो जाना, जो हमें खाने लगते हैं, और एक जगह ट्यूमर सा मोटा सा कहीं बन जाते हैं। दो तरीके के होते हैं कैंसर भी, बेनाइन और मैलिग्नेंट। तो समझ में आया? दूसरा है रेडिएटिव जोन। तीसरा थोड़ा मामला हल्का है, जिसमें कनेक्टिव जोन, जो ये आपस में दोनों को कनेक्ट भी करता है, और इसके अंदर कोई वो खास नहीं, इसमें एक अच्छा टेम्परेचर बनता है। फिर आता है क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर में जिसमें रोशनी हमें पीली पीली दिख जाती है, उसका वो होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन तो हाइड्रोजन से हीलियम हर तारे में होता है, ये इसकी कोर में भी हो रहा है, जब भी तो सन जल रहा है, क्योंकि सन भी तो एक स्रोत है एक थ्योरी के हिसाब से। एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने भी कहा है कि क्या बोलते हैं, जो चीज़ पैदा हुई है वो एक दिन खत्म होनी है नहीं? इधर शम्सु कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत।
जब सारे तारे बेनूर हो जाएंगे और सूरज की खाल खींच ली जाएगी, तर्जुमा है सूरह तकवीर का, आप पढ़िए बहुत अच्छा से। तो आज साइंस भी कहता है कि एक दिन ये हाइड्रोजन व हीलियम बनना बंद हो जाएगा तो ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ये लाल से सफ़ेद हो जाएगा, सफ़ेद से फिर वो होकर अपना बंद हो जाएगा। और हमारे तो ईमान भी है कि एक तरफ बिल्कुल ख़त्म हो जाना है, एक बार सूरज जब निकलेगा नहीं, और निकलेगा तो उल्टी तरफ से निकल जाएगा। क्या पता क्या सिस्टम होगा उस टाइम पर एस्ट्रोनॉमिकल क्या चेंजेस होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला जानता है। तो क्रोमोस्फेयर जो पीली पीली लाइट जो दिखती है ना येलो येलो, वो क्रोमोस्फेयर तक आकर के बनती है। फिर उसके बाद जो किरणें पूरी बनती हैं, पूरा आता है इस तरीके का, उसको हम कोरोना कहते हैं। आइए चलते हैं, फिर हम समझते हैं इसको, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब बनवाओ भी स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है? कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट टफ लैंग्वेज में तो नहीं पढ़ा रहा, बहुत आसान लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने लेक्चर्स देखे, मैंने देखा यार उसमें बहुत ज़्यादा यूजेस हो रहा है टेक्निकल्स वर्ड का, मैंने कहा थोड़ा सा उनको एलाबोरेट किया जाए और उनको खोल करके पढ़ाया जाए, जिससे हमारा इंटरप्शंस हो, ठीक है नहीं? तो सोलर सिस्टम में कहानी पिक्चर की तरह देखिए, बिल्कुल प्रोजेक्टर आ जाएगा, फिर अभी बेस बना ले हम, फिर उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करेंगे प्रोजेक्टर पे, बहुत बढ़िया करके, वहाँ पे बहुत अच्छे से बोलेंगे खुल के, तो फिर टेंशन नहीं, क्योंकि हमें आपको सब पता होगा और जितने भी व्यूवर्स वैसे भी देखेंगे उनको भी मालूम होगा। फिर पढ़ाएंगे हम ओरिजिनल एस्ट्रोनॉमी, तो आपको पहले बेस बना लेते हैं, फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो चीज़ें मजबूत होंगी। इतना डीप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, कहीं से भी एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन, तुम फ्लुएंटली जवाब दोगे। क्या है भाई ये बता दो? कोर। दिस इज कोर। कोर, कोर। और कोर के बाद ये क्या है? रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन, जिससे रेडिएशन निकलेगा। कौन सा जोन? रेडिएशन जोन। रेडिएशन जोन। फिर एक हल्की सी इसके पास यहाँ पे सेफ वो आ गई, ये हम इसकी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं सूरज की। आज सूरज को काट के उसका ऑपरेशन कर रहे हैं हम, समझ लो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ सन। यानी सूरज को हमने बीच में से गेंद है ना, बीच में से यूं करके काट लिया, समझ लो मिसाल, तो उसमें क्या क्या दिखेगा? संतरा टाइप का देख लो आप। उसके बाद में रेडिएशन जोन आ गया। ये क्या है? कनेक्टिव जोन। कनेक्टिव जोन, ये नाम याद होने चाहिए आपको, ठीक है? और यहां लाइट सी पीली पीली अब चमक गई, तो क्रोमोस्फेयर। क्रोमो जहां पे नाम आ जाएगा वहां कलर से ज्यादातर तशबीह दी जाती है। क्रोमोसोम्स एक अलग चीज है, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स जैसे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग। एक्स तो जो है वो फीमेल में है, XY वो मेल में है। तो वो मेंडल्स के लो आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि और ज़्यादा हो जाएंगे तो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई क्लाइनफ्लेटर सिंड्रोम हो जाएगा। वो एक अलग टॉपिक है बायोलॉजी का। तो इसमें जो है, और ये जो आजकल झोपड़ी में ये लगा देते हैं हम, ये ठीक है, कोरोना जो वायरस था, जो वुहान वायरस था, उसके माइक्रोस्कोपिकली हम उसको देखते हैं ना जब, तो वो दिखाई देता था ऐसा ही। आपने देखा होगा उसके डंठल निकले हुए होते हैं ना, स्पाइक्स, तो उसको कोरोना इसलिए कहा था। कोरोना का लिटरली मीनिंग्स होता है ताज, तो ये ताज की तरह निकला होता है। सन के ये क्या है? कोरोना। क्या है? कोरोना। ठीक है, कोरोना, कोरोना नहीं कोरोना, ठीक है? क्या है? कोरोना। हाँ, कोर रेडिएशन जोन या रेडिएटिव जोन, ठीक है, कनेक्टिव जोन और क्रोमोस्फेयर, और ये जो है कोरोना। ये तो बस सन, इसके अंदर, सूरज के अंदर बस इतना ही है, सूरज के अंदर इतना ही है। अब मैं कह रहा हूं पहले नंबर पे हमारे क्या आ गया? मरकरी आ गया, दूसरे पे वीनस आ गया, तीसरे पे है ना अपनी पृथ्वी। ये आ गई पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी आ गई। अब ये कोर है, कोर, और ये पृथ्वी है। इससे पहले दो गिरे और हैं, हम उनका जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि हम धरती के आदमी हैं, तो हम बातें धरती की करेंगे, सन की भी करेंगे। सन भाई हमें बहुत काम देता है। तो अब हम इसमें कोर के अंदर जो क्या टेम्परेचर होता है,
टेम्परेचर भी तो होगा कुछ। जब सूरज है, जल रहा है, नाभिकीय ऊर्जा हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, भाई जल कैसे रहा है? आज के टाइम तो ना तो लाइट से बल्ब जलता बगैर किसी इलेक्ट्रिसिटी के, ना कोई थर्मल प्लांट चलता, ना कोई इन्वर्टर चलता, ना कोई बैटरी चलता, कोई तो होगा। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, उसका कोई एक एविडेंस होगा। अभी हमारा सवाल यह है इसका टेम्परेचर क्या होता है। मुझको ये बताइए कि सेल्सियस तो सभी को मालूम है, सेल्सियस में हम टेम्परेचर को नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में भी नापते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। एक पानी है, अगर पानी माइनस के 1-2 जीरो पे रखा रहेगा तो बर्फ़ की फॉर्म लेना शुरू कर देगा, वो हल्की हल्की बहुत ठंडा हो जाएगा, और माइनस में जाएगा तो सॉलिड फॉर्म में बर्फ़ बन जाएगा। फ्रीजर का ये होता है। तो एक टेम्परेचर तो होता है ना। अब जैसे मैं आप कहूँ, एक पानी को हमने ले लिया और हम उसको रखें गैस पर, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होगा कि इतना पॉइंट पे टेम्परेचर पे पानी उबल जाएगा। एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि इतने पे जम जाएगा। बात सारी समझ में नहीं? टेम्परेचर समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो स्ट्रक्चर बना के बात खत्म हो गई, असल तो इसका अंदर का स्टडी है ना। तो अब मुझे आप ये बताइए कि पानी को हम कितने डिग्री पे रखें कि पानी गुड़ 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 करके उबलने लगे, बॉईल हो जाए? 27 या 30 सेल्सियस 27-30। तो फिर तो हम सब उबल जाएंगे भाई, क्योंकि 37 डिग्री तो नॉर्मली रूम का टेम्परेचर होता है। 37 तो नॉर्मली रूम का होता है। बताओ भाई, और कोई? एनीवन? बहुत अच्छा, नाइस ट्राई। इसीलिए अब आपके ब्रेन खुलेंगे अब। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। आप गैस पर रखते हैं ना कोई चीज़, और वो काफ़ी देर तक रखते हैं, 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है। और रूम का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अभी तो ठंड है इसलिए 18-19 हो रहा होगा, है ना। वैसे नॉर्मली रूम का टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर 37 डिग्री, और बॉडी टेम्परेचर भी इतना ही होता है। इसीलिए हमारी लैब में भी अगर कोई बैक्टीरिया हमें उगाना होता है ना, तो 37 डिग्री पे ही उगाते हैं हम, इस वजह से क्योंकि वो बॉडी का टेम्परेचर होता है अंदर का 37 डिग्री। और अगर फ़ारेनहाइट में इसको बदलोगे तो 98। आपने देखा होगा डॉक्टर की दुकान पे जाते हो, बगल में एक लगाते थर्मामीटर, अगर 98 है, 99 है, 100 है तो भैया सही है, 101 है तो बुखार है। अब वो सेल्सियस में नहीं है, फ़ारेनहाइट में है। फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है, सेल्सियस कम होता है। अगर सेल्सियस में देखोगे तो 37 डिग्री आएगा नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, और इसे फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो 98। आ रही बात समझ में? बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? घुलने का पॉइंट। बर्फ़ कितना टेम्परेचर पे घुल सकता है? 10%। 0 डिग्री पर बर्फ़ घुलने लग जाता है, 0 से 1 डिग्री पर भी बर्फ़ का मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आपको समझ में आई इतनी? तो एक टेम्परेचर होता है, एक थोड़ा सा क्योंकि इसमें फिजिक्स भी थोड़ी बहुत है भाई, फिजिक्स बहुत है इसमें, थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब मैं एक बात बता रहा हूँ, तो 100 डिग्री पे हम क्या कर रहे हैं भाई? 100 डिग्री पे पानी उबल रहा है। अच्छा, अगर हम लोहा कितने डिग्री पे पिघल जाएगा? लोहे का टेम्परेचर देखा है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है भाई? 200। एल्युमिनियम पे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है, कोई 1000 डिग्री पे, कोई धातु 400 डिग्री पे पिघलती है, आपने देखा होगा चरखों से पहले। कोई कोई 500 डिग्री पे पिघलता है, कोई धातु अलग डिग्री पे पिघलती है ना। एक टेम्परेचर होते हैं। बहरहाल हमारा जो टेम्परेचर है बहुत, लेकिन असल में जहन्नम का टेम्परेचर कितना होगा आज हम गेस कर लेंगे इसको समझने के बाद में। सूरज की कोर का जो टेम्परेचर है ना, सूरज की कोर का जो टेम्परेचर है पता है कितना है? मैं इधर को लिखता हूं टेम्परेचर, 15 मिलियन केल्विन या सेल्सियस। 1 मिलियन में कितना होता है? 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, बताओ भाई? 10 लाख। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, ये कितना है? 15 मिलियन। तो इसे कन्वर्ट करो भाई, कौन करेगा इसे? भाई साहब 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर है इसकी कोर का। कितना? 1.5 करोड़ डिग्री। 1.5 करोड़ डिग्री टेम्परेचर है सन की कोर का। और इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत
हैं, कम होते जाएंगे, लेकिन लास्ट कोरोना तक जब आओगे ना आप यहाँ, तो 5500 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। यानी 1000 डिग्री टेम्परेचर पे कोई दुनिया की ऐसी धातु नहीं है टिक जाए। हाँ, तो यही कारण है आज तक सूरज के करीब कोई सी भी चीज़ जा नहीं पाई है। वाइजर 1 या कोई सा भी चीज़ है सूरज के पास, कोई धातु ऐसी नहीं है जो साइंस अभी तक रिसर्च कर रही है कि इसके अंदर की और अच्छे से स्टडी हो पाए। ये एक फैक्चुअल डाटा है जो अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक है, ठीक है नहीं। तो 5500 केल्विन यानी सेल्सियस इतना बाहर का टेम्परेचर है, समझ रहे हो, इतना बाहर का टेम्परेचर है कोरोना के इस पे। और यहाँ से रेडिएटिव जोन है। अभी कभी देखा होगा कि आसमानों में नीली नीली हरी हरी लाइटें जल जाती हैं, बहुत लोग उसे देखने जाते हैं, अमेरिका में भी, उसमें भी, ठीक है। रेनबो तो अलग होता है, वो तो धूप पानी पे पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर के तब बनता है रेनबो। ये आसमान में नीली नीली लाइटें दिखाई देती हैं ऑस्ट्रेलिया में, इधर और बर्मिंघम साइड में, और लोग उसका नज़ारा देखने जाते हैं। वो सोलर फ्लेयर्स होती हैं। यानी ये कोरोना जो है ना, सोलर भूकंप भी आ जाता है एक। अगर मान लीजिए ये फ्लेयर बहुत तेजी के साथ में यहाँ पृथ्वी के ऊपर से गुजर जाती हैं, तो ये जिस एरिया में ये देश पड़ रहे होते हैं, पृथ्वी का जहाँ होता है, उस एरिया में आसमान नीला पीला हरा तोता ही दिखाई दे जाता है कुछ दिन के लिए। आसमान, बादल नहीं, बादल भी लाल लाल हो जाते हैं, वो तो सूरज के आगे बादल आ जाते हैं तब इसलिए लाल लाल दिखाई देते हैं। हरी हरी लाइट दिखाई देती है बड़ी खूबसूरत सी, आप उसको देखेंगे, आप उसको, हाँ। तो उस एरिया में, जिस एरिया में ये देश पड़ रहे होते हैं, तो उसको हम सोलर फ्लेयर कहते हैं। और ये सोलर भूकंप इधर की तरफ आ गया ये, तो जितना भी हमारी कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, मोबाइल सिस्टम से, सब खत्म हो जाएगा जिस दिन भी। वो प्रोडिक्शंस हैं, वो प्रोडिक्शंस हैं, बहुत सारी प्रोडिक्शंस आती हैं। अब मैं कहता हूं कि सूरज बहुत थोड़ा सा रह गया है, उसको समझ लीजिए। बेसिक समझ में तो आ रहा है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? राजा भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरी कंफ्यूजन है इसमें, जो आपने समझा। बताओ बताओ बताओ। मतलब आप समझा दीजिए ये जो देखने आते हैं लोग। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी आसमानों में हरी नीली लाइटें दिखाई देती हैं, उसको हमने टर्मिनोलॉजी में बहुत सारे नाम दिया, और टूरिज्म बहुत ज़्यादा जमा होता है, और साल में 1-2 दफ़े होता ही है। वो कब होता है? जब सोलर फ्लेयर यानी सोलर से भड़कने वाली जो आग होती है वो टूट करके थोड़ी सी यहाँ को आ जाती है, और यहाँ जो देश पड़ रहे होते हैं पृथ्वी के, जो घूम रही है पृथ्वी, जौन सा देश अगर यहाँ पे पड़ गया उस टाइम, तो ये उस देश के यहाँ से दिखाई देता है। वो ये नीली नीली लाइटें क्या है अभी, ये क्या चीज़ है भाई, क्या है क्या है, बड़ा फोटोग्राफी हो जाती है, बड़ा, ये सोलर फ्लेयर होती है। अब अगर मान लीजिए पृथ्वी से कभी अटैच हो गई और ये हमारे वातावरण में या गुरुत्वाकर्षण में घुस गई किसी दिन, तो हमारा नेटवर्किंग सिस्टम सारा खराब हो जाएगा। मैंने इतनी बात बताई है, ठीक है नहीं। इसके बारे में बताएंगे। ये एक सोलर तूफान होता है, इसको बहुत बड़े लेवल पे इसकी स्टडी होती है, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स इसकी स्टडी करते हैं। मैंने फिर भी बहुत बड़ी चीज़ तुम्हें यहीं बेसिक समझा दी, मैंने बेसिक तो बता के चलो, ठीक है। अब सूरज जब रोशनी भेजता है, तो भाई जब पृथ्वी हमारी यहाँ है ना, तो यहाँ से रोशनी आ रही है, आ रही है पृथ्वी की रोशनी। लाइट की स्पीड मैंने बताई थी आपको कितनी होती है, रोशनी की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, सबसे ज़्यादा, सबसे तेज स्पीड है ना लाइट की। तो 8 मिनट में पहुंच रही धरती पे, यानी रोशनी की स्पीड को भी धरती तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 8 मिनट लगते हैं। यानी अगर यहाँ पर अगर कोई इंसान होगा तो सूरज 8 मिनट पहले निकल जाएगा, वो दिख तो रही है उसको, लेकिन मैं मिसाल बता रहा हूँ। तो 8 मिनट का सफ़र करती है लाइट, तब जा करके हमें मिलती है ये, समझ रहे हैं नहीं? अच्छा, कितने किलोमीटर दूर है धरती से सूरज, कोई बताएगा? बताओ भाई, कितनी संख्या है? 4। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़।
14,76,29,665 किलोमीटर दूर है ये। समझ गए भाई साहब? 14,76,29,665 किलोमीटर की दूरी लाइट की स्पीड से 8 मिनट में होती है। और ये वो दूरी है कि जो आज तक कभी यहाँ से कोई निकलने वाला रॉकेट, नासा का हो या इसरो का हो या फिर जाक्सा का हो या फिर कोई सी भी एस्ट्रोनॉटिकल या स्पेस कंपनी हो, अभी तक जो है ना इसे पार नहीं कर रही। इतना ये छोटे छोटे ग्रह ना, मार्स भी देखो इसकी बराबर में है यहाँ, जो यहाँ पहुँच जाते हैं। अब देखो समझ में आ रही है भाई साहब एस्ट्रोनॉमी? तो इतना किलोमीटर दूर सूरज से, और ये सूरज इसको रोशनी दे रहा है। अब यहाँ पे भी अल्लाह ने देखो कैसा निज़ाम बनाया हमारे लिए रहने का। यहाँ पे ओजोन की लेयर बनाई ताकि रेडिएटिव जोन से हमारी हिफाजत हो। और ये क्रोमोसोम्स, कोरोना, सोलर फ्लेयर से हमारी हिफाजत फरमाई। कितना बड़ा सिस्टम है। तो कितना टेम्परेचर होता है कोर का? 15 मिलियन। और फोटोस्फेयर का यानी क्रोमोस्फेयर का 5500 डिग्री। और दूरी कितनी है? हाँ, इतने किलोमीटर। इसको नॉर्मली 150 मिलियन भी आप बोल सकते हैं। मतलब इतना एक एवरेज है, इतना कोई पर्टिकुलरली हम वो तो नहीं कर रहे। तो इतना समझ में आया भाई लोग आपको? बस भाई ख़त्म करें इंशाल्लाह। फिर कल इसको रिवाइज करके फिर आगे पढ़ेंगे इसका सिस्टम। कल हम पढ़ने वाले हैं क्या? कल हम अपने प्लानेट पर आ जाएं, क्योंकि मरकरी में क्या रखा है? वहाँ ना पानी है, ना जीवन है, ना कुछ है। कोई तो होगा वहाँ जहन्नम है, वो क्या है? आग ही आग है वहाँ। टेम्परेचर बहुत खतरनाक है। चलो पहले कल मरकरी पे ले चले। कहाँ ले चले कल? या अर्थ पे ले चले? अर्थ को तो पढ़ना है, डीपी पढ़ना है हमें। अर्थ को तो इतना पढ़ना है, सारा अर्थ पे पढ़ना है। चलो पहले ये छोटे छोटे अनवांटेड जो प्लैनेट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। ऐसा भी है सर, हम आपने सन पढ़ाया जी, इसके साथ थोड़ा इजीली टॉपिक रखें, जिससे सन की बातें इंसान ना भूले। तो आप जो है ना मरकरी पढ़िए, उसके जो सन के बाद वाले प्लैनेट पढ़िए। सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना हम, तो फिर उसके बाद फिर वीनस पढ़ेंगे, है भाई? ठीक है, ठीक। ख़त्म करो भाई, ठीक है।